नंबर 1 है और यहाँ पूछा गया है कि 620 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट यूज करें और एक बार 780 नैनोमीटर वेवलेंथ का, तो उनका कलर जो है क्या सेम रहेगा, है ना। और यहाँ ये भी ऐड किया गया कि अगर हम 621 नैनोमीटर और 620 नैनोमीटर वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट यूज करें तो क्या सेम कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर्स होगा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ये भला कैसे, तो हमने जो पढ़ा है, जैसे आप कहेंगे कि ये तो रेड का रेंज है ना, 620 से 780 तक, तो रेड का रेंज है, लेकिन रेड में जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगा रेड भी अपना कलर चेंज करेगा। आप कहेंगे रेड से क्या होगा, तो रेड ही डार्क रेड है ना, लाइट रेड है ना, बहुत तरह का रेड में भी बहुत सारे शेड हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि कलर चेंज हो गया, भले ही हम वो रेड ही रखें। जैसे ऑरेंज है ना, जैसे 620 से 620 नैनोमीटर में वो ऑरेंज के रेंज में आता है, तो आप कहेंगे कलर तो ऑरेंज मिलेगा, लेकिन ऑरेंज में भी डीप ऑरेंज होता है, लाइट ऑरेंज होता है, तो बहुत सारे वेराइटीज हैं, शेड अलग अलग होंगे। अगर आप कभी मार्केट जाएं तो एक ही कलर के कपड़े डिफरेंट शेड में मिलेंगे। तो यहां पे आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वेवलेंथ चेंज होने का मतलब है कि कलर अपने शेड को चेंज कर लेगा, मतलब कलर्स को चेंज कर लेगा। और एक और सवाल पूछा गया है कि व्हाइट लाइट के पास कितने कलर हैं। तो हमने तो विबग्योर में 7 कलर्स पढ़ा है, लेकिन अभी आपने देखा कि यहां पे एक ही कलर के जो है इनफिनाइट शेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि लाइट जो है उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ कलर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिया गया है कि लाइट को, रेड लाइट को अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं इनसाइड द वाटर, तो चूंकि वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई म्यू से, और तब जो वेवलेंथ यहां दिख रहा है वो किसका है, ग्रीन का है। तो क्या पानी के अंदर रेड लाइट जो है वो ग्रीन दिखाई देगा। जेन्युइन सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां आंसर होगा नहीं, रेड लाइट दिखाई देगा। क्यों भाई, क्योंकि जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट एक्चुअल में वेवलेंथ पे नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा। ये तो जनरल इस सवाल का जवाब हो गया, लेकिन अगर डीप में जाएं तो लाइट का जो कलर है वो है क्या, कलर एक्चुअल में वो प्रॉपर्टीज बता रहा है। जो लाइट बाहर आ रहा है वो जो सोर्स से आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज बताने का काम कर रहा है। तो आप भले ही उस सोर्स को पानी के अंदर रखें या बाहर रखें, तो उसका जो कलर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियस है वो चेंज नहीं होगा जब तक कि वो सोर्स चेंज ना हो। तो ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स के बारे में बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, मतलब सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो कलर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ब्रॉड रेंज में देखें तो भाई बहुत सारी बातें हैं, कलर सेंस पे भी डिपेंड करता है ना, कलर ब्लाइंडनेस भी तो होता है। कलर जो है वो पार्टिकल नेचर भी है, चूंकि लाइट वो वेव नेचर्स भी है उस पे, और साथ में साथ ऑब्जर्वर के फेज पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं, पर फिलहाल चूंकि यहां पे सोर्स चेंज नहीं हो रहा है ना, केवल मीडियम चेंज हो रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, मतलब कलर चेंज नहीं होगा, मतलब रेड ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहां पूछा गया है कि अगर हम सिल्ट के विड्थ को इंक्रीज करें स्लाइटली तो क्या होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न पे, वह क्लियर होगा या लेस क्लियर होगा या ज्यादा क्लियर होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें तो जवाब होगा कि ये लेस क्लियर होगा, मतलब जैसे सिल्ट विड्थ बढ़ेगा वह जो क्लियरिटी है डिफ्रैक्शन पैटर्न की कम होने लगेगी। लेकिन होता ही क्यों है ऐसा, है ना, तो डिटेल में तो मैं थ्योरी लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर हम रिव्यू करें तो एक चीज हमने बताया था कि विड्थ ऑफ द सिल्ट और जो वेवलेंथ होना चाहिए वो कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। क्योंकि अगर वेवलेंथ स्मॉल हुआ विड्थ से तो लाइट जो है डायरेक्ट पास हो जाएगी और कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा वेवलेंथ हुआ तो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। और अगर डी बहुत बड़ा है ना, जैसे विंडो की खिड़की बहुत बड़ी होती है तो भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो अगर दोनों की वैल्यू जो है कंप्लीटली क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, बल्कि सिल्ट विड्थ स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए। अब स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, अब इससे थोड़ा भी ज्यादा हम करेंगे तो जो क्लैरिटी है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो यही था इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल यहां पूछा गया है कि अगर 20 × 20 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड का यूज करें और एक तरफ लाइट का सोर्स रखें तो दूसरी तरफ लाइट पास नहीं होती है, जबकि एक साइड से अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें तो दूसरी ओर आवाज सुनाई देती है, क्यों।
तो एक तो है कि लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी वाइब्रेट करते हैं। तो चूंकि ये कार्डबोर्ड जो है ओपेक मीडियम है, तो यहाँ जो लाइट के पास एनर्जी होती है जिसको हम फोटोन कहते हैं, वो पास नहीं हो पाता है ना। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास होता तो इजीली जो है फोटोन से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है ना, अगर ये ग्लास की तरह या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता। तो फिलहाल ये ओपेक मीडियम है तो लाइट पास नहीं होगा। अब रही बात साउंड की, तो साउंड क्या है, साउंड किस तरह से प्रोपगेट होता है, तो साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी है, या जो हम बोलते हैं वो एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, एयर पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को, और इस तरह से जो कार्डबोर्ड का पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट होने लगता है, और ये वाइब्रेशन एनर्जी जो है आगे यानी कि जो कार्डबोर्ड के नियर बाई जो पार्टिकल्स है एयर, उसको वाइब्रेट करता है, और इस तरह से जो है साउंड एनर्जी प्रोपगेट हो जाती है। और हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि जैसे आप बंद कमरे में हो और दरवाजा लगा हो, तो आवाज अगर मैं लगाऊं तो दूसरी ओर आवाज जाती है, थोड़ी कम जाती है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है या जो भी गेट है वह उसके वाइब्रेशन को थोड़ा कम तो कर देता है, लेकिन ट्रांसफर एटलीस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जवाब यही होगा, क्योंकि साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, तो वह पार्टिकल्स टू पार्टिकल वाइब्रेट करके वह प्रोपगेट होता है, जबकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर्स का है, इसलिए वो ओपेक मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोग जो टीवी जो चैनल होता है वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट जब करता है तो वो डायरेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं करता, वो वाया करता है। पहले सैटेलाइट पे जो है ट्रांसमीटर जो है मैसेज भेजता है, वो उसको रिसीव करता है सैटेलाइट, और सैटेलाइट फर्दर उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, जिससे कि रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से कुछ ट्राइंगल शेप बनता है। सवाल है ऐसा क्यों, है ना, डायरेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन से हम क्यों नहीं करते हैं? तो एक तो कारण है कि जो है हम अपने मैसेज को जो ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, सिग्नल भेजना चाहते हैं, वो ग्लोबल भेजना चाहते हैं, और अर्थ क्या है, वो स्फेरिकल शेप का है, और जो मैसेज है या जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है, जो उसका की प्रोपगेशन जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होता है, और वो टर्न खुद से नहीं ले सकते। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण है कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन काफी लार्ज डिस्टेंस पे करते हैं तो उसका जो वेवलेंथ है ना, वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि नियर बाई अर्थ का जो एटमॉस्फेयर लेयर काफी डेंस होता है, और भी बहुत सारे के साउंड्स और बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ यहाँ पे होते हैं जो कि सुपर इम्पोज करके मैसेज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है सैटेलाइट वाया हम यूज करें अपने सिग्नल को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा तो हमें पता ही है कि अगर हमें पूरे अर्थ पे एक साथ मैसेज को ट्रांसमिट करना हो तो वाया सैटेलाइट ही हम ऐसा कर सकते हैं, और आप कम्युनिकेशन चैप्टर में इसको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ यही था आपका आंसर। यहाँ पूछा गया है कि क्या हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की जगह साउंड वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट जो है क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है, इंटरफेरेंस फेनोमेना शो करता है, और हमें पता है कि किसी भी तरह का वेव हो वहां इंटरफेरेंस हो सकता है। तो चूंकि लाइट भी वेव है इसलिए हम कहेंगे कि हाँ यह इंटरफेरेंस होगा, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें इसे एज ए सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल पूछा गया कि तब सिल्ट का विड्थ क्या होना चाहिए? तो सिल्ट का विड्थ जो है स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड का, तभी वो क्या करेगा, इंटरफेरेंस शो करेगा। बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक और सवाल पूछा गया कि अच्छा अगर इंटरफेरेंस पैटर्न अगर वो शो करेगा तो फ्रिंज बनेगा, है ना, ब्राइट डार्क का, तो वो कैसे डिटेक्ट होगा? तो हमें पता है कि जो ब्राइट फ्रिंज होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, एंड डार्क फ्रिंज होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम साउंड डिटेक्टर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ और कब इंटेंसिटी मिनिमम हुआ। तो इस तरह से हमें पैटर्न वहां पे मिल जाएगा, यानी कि डिटेक्ट हो जाएगा। और आप इसका फोन का भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी एक ग्राफ शो होता है, जब वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा तो आप समझ जाएंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, और कम धीरे से आप जब बोलेंगे तो स्लो ऑसिलेट करेगा तो आप समझ जाएंगे इंटेंसिटी मिनिमम है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और यहाँ पूछा गया है कि क्या हम अनइक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूज कर सकते हैं टू स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न? और दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर हम अनइक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूज करते हैं तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा उसकी क्लैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
तो पहली बात तो मान लेते हैं कि अगर हम अनइक्वल इंटेंसिटीज लेते हैं, एक का I1 मान लेते हैं, एक का I2, तो I1 माइनस I2 जीरो कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जब तक इक्वल नहीं होगा आपको जीरो इंटेंसिटी नहीं मिल पाएगा। जीरो का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जीरो का मतलब हुआ डार्क, कंप्लीटली डार्क। तो अगर हमें पैटर्न क्लियर चाहिए, मतलब कंप्लीटली ब्राइट कंप्लीटली डार्क का एक पैटर्न हमें मिलना चाहिए, तो अनइक्वल इंटेंसिटीज की वजह से ये आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो यही वजह है कि हमें इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, जरूरी भी है अगर हमें क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, है ना। इसी के लिए हम कोहेरेंट सोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं और फेज को भी कांस्टेंट या इक्वल रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें कंप्लीटली ब्राइट और डार्क का एक पैटर्न मिल पाए। दूसरा जो सवाल पूछा गया कि क्लैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अनइक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो पैटर्न जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, बल्कि ब्राइट जो होगा वो तो ब्राइट रहेगा, पर डार्क जो होगा कंप्लीटली डार्क नहीं मिलेगा। तो यही था इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा गया है कि अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें, चूंकि लाइट जो है इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करता है, तो क्या यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? तो इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चंस में भी कि साउंड भी जो है क्या है, इंटरफेरेंस फिनोमेना को शो कर रहा है। एक्चुअली में इंटरफेरेंस जो है वो वेव की प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी वेव नेचर रखता है वहां पे इंटरफेरेंस होगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, है ना। मतलब साउंड और लाइट दोनों ही इंटरफेरेंस फिनोमेना को चूंकि शो करते हैं, तो यहां से हम कंक्लूड नहीं कर सकते इंटरफेरेंस से कि लाइट जो है वो कौन सा है, वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि क्या हम 2 कैंडल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और दूसरा, अगर हम कैंडल को रिप्लेस करके लेजर लाइट का इस्तेमाल करें तो क्या हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा? तो पहला तो जवाब ये होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपको अगर क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो आपको सोर्स जो रखना चाहिए, जो 2 सोर्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और क्या सेम हो, उनका जो फेज है वह भी सेम हो या कांस्टेंट होना चाहिए। अब चूंकि ये दोनों ही पर्पस जो है न कैंडल फुलफिल कर पा रहा है और न लेजर, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और भी कारण आप यहां दे सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल लाइट है वह मोनोक्रोमेटिक नहीं है, मतलब सिंगल वेवलेंथ का नहीं प्रोड्यूस करता है, वो डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट देता है। तो अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा, तो दूसरा पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो डिस्ट्रक्टिव शो करेगा, तो इस वजह से वहां पे ना क्लियर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा ना डार्क, तो आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हम यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप जो है ना कैंडल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेजर लाइट भी चूंकि सिंगल सोर्स हमें रखना होता है, कोहेरेंट सोर्स रखना होता है, सो दैट कि हमें क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सके। तो यही था इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहां फिर से एक बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है कि अगर 2 स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो जो फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। इसका मतलब है कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल डी के, तो स्मॉल डी जब इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हो गया एक जवाब। दूसरा पूछा गया कि अगर फर्दर अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए डी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा, और जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरे विड्थ जो फ्रिंजेस है उस पे वो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब मर्ज कर जाएगा, तो आपको फिर वहां पे पैटर्न दिखना बंद हो जाएगा। तो यही था इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है और यहां कहानी यह है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक स्लिट को हमने कवर कर रखा है वायलेट फिल्टर से। वायलेट फिल्टर का मतलब हुआ कि वहां से केवल वायलेट कलर ही पास होगा, यानी वायलेट कलर मतलब वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो पास होगा, और व्हाइट लाइट का मतलब हुआ सभी वेवलेंथ वहां से पास होंगे। हमें पता है कि क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तभी मिलता है जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करें। मतलब मोनोक्रोमेटिक का क्या हुआ, सिंगल वेवलेंथ। तो यहां जो व्हाइट लाइट है उसका जो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा और दूसरा जो केवल वायलेट है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे,
है ना। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वायलेट के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट, और वो वायलेट कलर का होगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आपको ब्राइट डार्क का पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन ब्राइट जो होगा वो किस कलर का होगा, वायलेट कलर का होगा। तो इस तरह का यहां पे पैटर्न मिलता है। तो यही इसका जवाब